साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से वो सिर्फ सो जाएगी, सो जाएगी। साइकियाट्रिस्ट बहुत मेडिसिन देंगे, एग्जैक्टली। वेट बढ़ जाएगा, उसको हार्मोनल इम्बैलेंस आएगा। तो दिस वाज द बेसिक पॉइंट। आपने देखा है ये चीज कि जितना आप गूगल पढ़ के आएंगी उतनी आपको प्रॉब्लम्स होंगी। एग्जैक्टली। दिस इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन आवर डेली लाइफ। लोग खुलेआम बताते हैं कि मुझे शुगर है, वो स्टेटस सिंबल हो जाता है। फ्रैक्चर होता है, बताते हैं अरे यार फ्रैक्चर हो गया, आओ मुझे देखने आओ। बट किसी को अगर आप डिप्रेशन में मरीज को बोलता नहीं कि मुझे डिप्रेशन में देखने आओ। नमस्कार, मैं हूं आकृति पांडे, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, और हमारा न्यू सीरीज है छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आज हैं हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर शांतनु अग्रवाल। ये गोरखपुर के बहुत रिनाउंड डॉक्टर हैं, बहुत रिनाउंड साइकियाट्रिस्ट हैं। और मैं चाहूंगी कि सर अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि सर की एक्सपर्टीज क्या है, कितने सालों से सर यहाँ हमें सर्विस दे रहे हैं गोरखपुर की जनता को। और ये सर से ही पहले सुनना ज्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू डॉक्टर आकृति। नमस्कार, मैं डॉक्टर शांतनु प्रकाश अग्रवाल हूँ। मैं यहाँ गोरखपुर में अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे खुद के हॉस्पिटल है एसपी ब्रेन सेंटर एंड हॉस्पिटल, जहाँ पे मैं फुल टाइम प्रैक्टिशनर हूँ। मैंने अपना एमबीबीएस, एमडी मेडिसिन और डिप्लोमा साइकेट्री कंप्लीट किया हुआ है और मैं मेडिसिन के और जनरल साइकेट्री के क्षेत्र में लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। मेरे यहाँ ये मेडिसिन और साइकेट्री का ये हॉस्पिटल लगभग 50 साल पुराना है। मेरे फादर और ग्रैंडफादर के द्वारा स्थापित किया गया है, तो इसलिए हम लोग की क्लाइंटेज और हमारे पेशेंट के ऊपर विश्वास काफ़ी अच्छा है, जिसको कि मैं अच्छे रूप में आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। जी धन्यवाद। बिल्कुल। और सर आईएमए के बहुत ही एक्टिव सदस्य भी हैं। सर आईएमए में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, तरह तरह की स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज और हर तरीके की सोशल एक्टिविटीज में भी सर एक्टिव रहते हैं। और इसीलिए इन्होंने शायद आज हम लोगों को भी चांस दिया कि हम सर को मिनी पॉडकास्ट के अंदर कवर करें। और आज हमारा टॉपिक है कि हम टॉप मेंटल हेल्थ को समझ रहे हैं। बहुत सारी चीजें मैं ही सिर्फ आपको बताती हूँ अपने चैनल के थ्रू, लेकिन इस अपनी टॉक्स को और ज्यादा लेजिट बताने के लिए मैं सर के साथ आई हूँ आपके सामने मेंटल हेल्थ के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लेकर के, जो कि आंसर सर करेंगे और हम लोग फिर आपको आंसर करेंगे, जो कि आप ही के सवाल हैं और जिसको हम आंसर मिलके करते हैं। Sure. सर एक बेसिक डिफरेंस है कि मैं तो खुद बताती हूँ कि साइकोलॉजिस्ट में और साइकियाट्रिस्ट में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन हम अपनी जनता को अगर एक साइकियाट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट अगर एक साथ अगर को चेयर कर रहे हैं, तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड आवर सर्विसेज? देखिए, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है, दिस इज टेक्निकली वेरी पॉइंट टू पॉइंट आंसर करने वाला है, बट क्योंकि पब्लिक को ये चीज़ समझनी चाहिए, क्योंकि उनके कंसेप्ट में क्या होता है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट एक होते हैं। ऐसा नहीं है, दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं। बट आप इंडिविजुअली अगर आप किसी एक को प्रेफर कर रहे हैं, तो वो एक आपकी पर्सनल फीलिंग है या पर्सनल सब्जेक्टिव, आपको कौन पसंद है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन पहले अगर आपको किसी बीमारी के लक्षण आ रहे हैं या आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो सबसे पहले एडवाइस ये रहती है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें, जो कि मानसिक बीमारियों के रूप में हम लोग बात करें तो साइकेट्रिस्ट होता है। उससे मिलने के बाद आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सकती है कि आपको किस स्टेज में, आपकी माइंड की अवस्था एक्चुअली क्या है, किस स्टेज में, जिसको कि हम लोग इंसाइट कहते हैं। अगर आपकी प्रॉपर इंसाइट डेवलप्ड है, तो आपको अगर उस बीमारी में साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो हम लोग खुद उनको रेफर करते हैं। साइकोलॉजिस्ट का क्या रोल होता है? वो लोग हमारी जो डायग्नोसिस बनती है उसको, और अपने आप पेशेंट के साथ, क्योंकि वो लोग समय ज़्यादा देते हैं, हम लोग समय 5 मिनट 7 मिनट देते हैं। साइकोलॉजिस्ट लोग जो होते हैं या काउंसलर लोग जो होते हैं, जो उनके अंडर काम करते हैं, उसमें उन लोग को टाइम ज़्यादा देना होता है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कई बार ऐसी चीज़ें जो हमसे कभी कभार छूट जाती हैं और वो लोग हमको बताते हैं कि सर ये मैं बात कर रहा था या कर रही थी, तो मुझे उससे ये चीज़ मालूम चली, तो जो मेरी डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है। वो लोग एवेल्युएशन में हमारी मदद करते हैं। पर्सनालिटी टेस्टिंग से लेके ब्रेन टेस्टिंग के कई तरह के टेस्ट होते हैं जो वो लोग कंडक्ट करते हैं। तो इस तरह से जब वो लोग कंडक्ट करके उसका एक निष्कर्ष निकालते हैं और हमारे पास रिजल्ट देते हैं, तो वो मेरे डायग्नोसिस में हमको एड करता है सही ट्रीटमेंट और सही मैनेजमेंट के लिए। तो दोनों लोगों का रोल इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों लोगों से कंसल्ट करना आपके लिए बेहतर रहेगा और लॉन्ग टर्म में आपके इफेक्ट्स अच्छे रहते हैं। सर बेसिकली क्या होती है, जो हमारे क्लाइंट होते हैं, जो हमारे पेशेंट होते हैं,
तो ये क्या करते हैं कि साइकियाट्रिस्ट को अगर कांटेक्ट किया है, तो अगर साइकियाट्रिस्ट ने रेफर किया साइकोलॉजिस्ट को करने के लिए, तो वो रिलायबल नहीं फील नहीं करते हैं। उनको लगता है कि साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, मेडिसिन का बहुत रोल है। या जब काउंसलिंग सेशन के लिए आ जाते हैं, तो हमें रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जब हमारी डायग्नोसिस, हम भी जब डायग्नोस करते हैं, तो कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स निकल के आ जाते हैं, सपोज दैट डिप्रेशन आ गया, कुछ उसके अंदर क्रॉनिक एंजाइटी के सिम्टम्स आ गए, तो वहां पर हम लोग कहते हैं कि आपको मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है, आप साइकियाट्रिस्ट को कांटेक्ट करें। तो पेशेंट यहाँ पे कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं साइकियाट्रिस्ट से रेफर किया हुआ काउंसलर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास, या साइकोलॉजिस्ट से अगर रेफर होता है साइकियाट्रिस्ट के पास। तो सर इस मिथ को कैसे बस्ट कर सकते हैं, क्यों मतलब लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं? एग्जैक्टली, ये आपका पॉइंट बहुत ही वैलिड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है कि लोग कई बार हमारे पास जब उस अवस्था में आते हैं जब वो किसी की बात समझ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, समझने के बाद अगर वो काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट पास नहीं जाना चाहता, तो देखिए ये उसकी पर्सनल इच्छा है, उसको मैं फोर्स नहीं कर सकता। हाँ, एडवाइस मैं करता हूँ या हम लोग करते हैं कि आप एक बार जाइए, उससे आपका डिटेल इवैल्यूएशन हो जाएगा, आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं है। अगर जो हिचकिचाते हैं उनको ये बोला जा सकता है आपको बार बार नहीं जाना है, एक बार जाइए, एक सेशन इवैल्यूएशन हो जाए, कुछ आइडिया लग जाएगा। अगर वो मना करता है, देखिए इसमें होता क्या है कि कई बार पेशेंट्स आजकल के ज़माने में ऐसे आ रहे हैं कि उनको साइकियाट्रिस्ट के पास आने में भी काफ़ी अपनी इज्जत पे हानि लगती है, तो वो लोग नहीं आना चाहते, तो एक्चुअली बोलते हैं कि दवा के बिना काम चल जाए। तो मोर ऑफ द पेशेंट्स जो एजुकेटेड क्लास है वो ज़्यादातर आजकल काउंसलर्स की तरफ मूव कर रही है, साइकोलॉजिस्ट की तरफ मूव कर रही है, बिकॉज व्हाट दे थिंक इज कि बिना मेडिसिन काम चल जाएगा। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स कि आपने कहा अगर उसको ज़रूरत है तो, नाउ दिस इज द प्रॉब्लम। अब उनको कन्विंस करना कि आपको मेडिसिन की जरूरत है, ये चीज और ज्यादा टफ हो जाती है। सर मैं यहाँ पे एक थोड़ा आपको कट करूंगी। एक मेरे पास क्लाइंट आई थी, तो पूरे डायग्नोसिस में उसको अनआइडेंटिफाइड स्किज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ। अब उसके पेरेंट्स, क्योंकि गर्ल वाज ऑफ 25 इयर्स एज ओनली, और उसकी फैमिली को ये लगता था कि हम उसकी शादी करा देंगे तो वो ठीक हो जाएगी। एंड आई वाज वेरी फोकस्ड कि यू शुड कांटेक्ट अ साइकियाट्रिस्ट, क्योंकि अभी आपकी ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। तो वो पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। वो पूरे टाइम दे वर वेरी फोर्सिंग मी कि आप काउंसलिंग ही करिए, साइकियाट्रिस्ट मेडिसिन से वो सिर्फ सो जाएगी, साइकियाट्रिस्ट बहुत मेडिसिन देंगे, वेट बढ़ जाएगा, उसको हार्मोनल इम्बैलेंस आएगा। तो दिस वाज द बेसिक पॉइंट कि मैं इस केस का रेफरेंस इसीलिए देना चाह रही हूँ कि इस केस के माध्यम से आप थोड़ा ज्यादा इलैबोरेट कर सकते हैं इसको। अब ये स्किज़ोफ्रेनिया को लेकर आपने देखा है ये चीज कि जितना आप गूगल पढ़ के आएंगी उतनी आपको प्रॉब्लम्स होंगी। दिस इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन अ डेली लाइफ, बहुत ज्यादा हम लोग फेस कर रहे हैं। देखिए उसमें क्लियर कट आपको सबसे पहली बात, हर चीज के लिए आपको मेडिको लीगली सेफ होना है, क्योंकि पेशेंट के जहां आपने बात की मैरिज की, दिस इज अ मेडिको लीगल क्राइटेरिया, दिस इज गोइंग टू बी मेडिको लीगल थिंग, क्योंकि कल को अगर उसके हस्बैंड के घर वालों मालूम चलता है कि इनकी मानसिक बीमारी थी, तो आप मेडिको लीगल उसमें आप दायरे में आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वट एवर यू से, यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन पेपर एंड एक्सप्लेन इट टू रिलेटिव्स एंड गेट इट साइंड टू बी ऑन द सेफर साइड, सो दैट दे डोंट से कि आपने ये चीज नहीं बताई थी, पहला। दूसरा, अगर उसमें आपको वो लोग फोर्स करते हैं काउंसलिंग करिए, बोलो ठीक है आई एम डूइंग माई पार्ट, बट दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू फॉर लॉन्ग टर्म, उसमें आपको मेडिसिन लेने पड़ेंगे, साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा, दैट देयर इज योर रोल एंड्स फिनिश। आप जबरदस्ती ना उनकी शादी रोक सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, वो शादी भी कराएंगे। मेरे पास बहुत ऐसे केसेस जिनको मैंने मना किया कि अभी मैरिज मत कराइए, पेशेंट की स्थिति सही नहीं है, दवा खा रही है, क्योंकि आज के उसमें जमाने में क्या है कि पहले शादी होती है, साल 1.5 साल में लोग बच्चा चाहते हैं या फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं। तो मैंने कई बार एडवाइस किया, कुछ केसेस हैं अच्छे जो कि समझदार हैं तो वो मानते हैं, बट आई हैव फ्यू केसेस जिसमें कि बाद में रिजल्ट्स वर नॉट गुड, जिसमें कि मैरिज के बाद मैरिज डिड नॉट एंड अप प्रॉपरली। तो ये भी समस्याएं होती हैं, तो इसमें हम लोग को सब चीज़ें देखनी चाहिए। दवा खाना नहीं खाना इज सेकेंडरी, अगर हस्बैंड फैमिली अच्छी है तो बट ऑब्वियसली दे विल सपोर्ट, बिकॉज ये बीमारी किसी को कभी भी हो सकती है, न छुआछूत बीमारी नहीं है। सिर्फ इसमें दिक्कत ये होती है कि घर वालों को जो सोशल स्टिग्मा हो जाता है कि मेरे घर में कोई पागल है, ये भ्रम हमें समाज से तोड़ना है कि ये पागलपन नहीं है, ये एक बीमारी का ही तरीका है, बीमारी का ही लक्षण, जिसको कि मानसिक बीमारी या कहा जा सकता है, किसी प्रकार में आ सकती है, किसी को भी हो सकती है। तो हाथ पैर टूटने पे, फ्रैक्चर होने पे, डायबिटीज होने पे लोग खुलेआम बताते हैं कि मुझे शुगर है, वो स्टेटस सिंबल हो जाता है। फ्रैक्चर होता है बताते हैं अरे यार फ्रैक्चर हो गया, आओ मुझे देखने आओ,
बट किसी को अगर आप डिप्रेशन का मरीज, कोई बोलता नहीं कि मुझे डिप्रेशन है देखने आओ। अब इसीलिए WHO की जो आपकी ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण बनी, इसीलिए इन लोगों को बनाया गया, बिकॉज शी वाज हरसेल्फ सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। तो वो लोग भी जब पब्लिक में सामने आए तो कुछ हाई क्लास सोसाइटी का मिथ थोड़ा सा टूटा कि वी कैन ओपन अप, बट स्टिल देयर इज लॉट ऑफ स्टिग्मा एंड लॉट ऑफ पीपल डू नॉट वांट टू कम इनटू द रियल वर्ल्ड विद दीज प्रॉब्लम्स। एग्जैक्टली तो सर का ये कहना है कि जैसे आप प्लास्टर के साथ अपनी बेटी को दुल्हन नहीं बना सकते हैं, हाई फीवर या लिवर या लंग्स के इन्फेक्शन के साथ बेटी को दुल्हन नहीं बना सकते हैं, उसी तरीके से एक सोशल स्टिग्मा है। अगर आपको साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर बता रहा है तो उसको हल्के में नहीं लें, उसका पहले ट्रीटमेंट कराएं और फिर आपकी बेटी तो आपके घर में ही है, और सर हम भी चाहते हैं कि आपकी बेटी को अच्छा घर मिले और उसकी जिंदगी अच्छी रहे। एग्जैक्टली सर हमारा जो सबसे चैलेंजिंग जो एक हमारे प्रैक्टिस का जो एक स्टेज आया था वो ग्लोबली कोविड पैंडेमिक के बाद आया। राइट। तो उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि मेंटल हेल्थ के जो डिसऑर्डर्स थे उसमें सडन बर्स्ट आया, बूम हुआ और बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ गए। तब से लेके आज में जो आपकी प्रैक्टिस स्टार्ट हुई, वहां से लेके आज में आप मेंटल हेल्थ का अवेयरनेस लोगों में कैसा आप देख रहे हैं? मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की आपने जो पोस्ट कोविड बात की वो ज़रूर अच्छी है। साथ साथ ये हुआ है कि इसमें 2 इश्यूज और थे, मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ, जो कि मेंटल हेल्थ के अलावा भी थे। लोगों को एक तो जो कार्डियक इश्यूज हुए, लोगों को उससे बहुत ज़्यादा घबराहट हुई कि कोविड की वजह से हो रही है, कि वैक्सीन की वजह से हो रही है, कि किस वजह से हो रही है। सेकेंड, जो कोविड में जो डेथ्स हुई वो डेथ कई बार प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन की वजह से थी, जो कि कोविड में बढ़ गई, नाम हुआ कोविड का। तो हम लोग को ये 2 चीज़ें थोड़ी समझनी चाहिए। अब इसमें आपने देखा होगा ओल्ड एज वाले जिनसे हम लोग डर रहे थे, जो लंग्स की बीमारी वाले थे, ऑलरेडी जो इनहेलर्स पे थे, एस्थमेटिक पेशेंट्स या क्रोनिक हार्ट कंडीशंस के पेशेंट्स, कई जगह ऐसा हुआ कि वो लोग बचे रहे और उनके घर में नए या युवा पीढ़ी के लोग उनकी डेथ हो गई। तो ये बहुत ही दुखदाई कंडीशन थी। और अब इसको जो थोड़ा बहुत स्टडी किया गया, ये हुआ कि भाई वो लोग किसी न किसी फॉर्म में चाहे तो स्टेरॉइड ले रहे थे या उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई दवा पहले से ले रहे थे, तो शायद कोविड का उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो ये चीज़ें हुई। तो कौन मरा कौन नहीं मरा वॉज सेकेंडरी। अब आपकी बात रही जो कोविड के डर के बाद लोगों का मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहा। मानसिक स्वास्थ्य में लोगों की अवेयरनेस तो बहुत बढ़ी, क्योंकि लोगों को जब उसमें घबराहट बेचैनी हुई तो वाकई कई दिन तक लोगों की नींद उड़ी हुई थी, डॉक्टर्स की भी नींद उड़ी हुई थी, सेवा करने में भी और खुद की भी जान बचाने में। हम लोगों के ऊपर डबल एज स्वॉर्ड की तरह काम करना था हम लोगों को, कि भाई अपने आप को बचाना है, मरीज को भी देखना है। फ्रंटलाइन वॉरियर्स। तो फ्रंटलाइन वॉरियर्स का नाम दिया गया था एग्जैक्टली हम लोगों को। और हमारे देश की पुलिस वाले और ये लोग भी बहुत मेहनत किए थे, जो फ्रंट लाइन पे थे उनको डबल रिस्क था। तो हम लोगों को भी उसमें से ये चीज थी। बट अब उसमें मेंटल हेल्थ की बात आई तो उसमें कई तरह के फॉर्म्स आए, थोड़ा बहुत डिप्रेशन, थोड़ी बहुत एंग्जाइटी, थोड़ा बहुत फियर, जो कि समय की ड्यूरेशन के हिसाब से जिसकी डायग्नोसिस बदलती रहती है। ये 3-4 सिम्टम्स ज्यादा है, जो कि पब्लिक को कैसे लगता था, पब्लिक कैसे बताती थी या घर वाले कैसे बताते थे कि साहब बहुत घबराहट हो रहा है, धड़कन बहुत तेज हो जा रहा है, खड़े खड़े कभी कभी चक्कर आने लग रहा है, पसीना छूट जा रहा है, किसी को सुने बगल वाले में कोविड हो गया है तो वहां जाने से खाने में स्मेल आना बंद हो गया। खाने में स्मेल नहीं आना वाज द बिगेस्ट स्टिग्मा। लोगों की बहुत बड़ी चुनौती थी कि खाना खा रहे हैं, पता नहीं सही है कि नहीं है, स्वाद नहीं आ रहा है। ये सब जो चीजें हम लोग साथ हुई हैं, ये एक जनरेशन गैप के बाद ही कोई देख पाता है। तो हम लोग देखे तो अब इसको फॉर्चुनेट कहिए चाहे अनफॉर्चुनेट कहिए, जो भी है हम लोगों की बहुत बड़ी चीज थी। हाँ, मेंटल हेल्थ के बारे में लोग जरूर अवेयर हुए। कोविड अब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो कि हम लोग अपने मेडिकल स्टडी से पढ़े। कोविड वायरस के बच्चे अब फर्स्ट क्लास में पढ़ाया जा रहा है, क्लास 1 के बच्चों को भी कोविड के बारे में अवेयर किया जा रहा है। तो अवेयरनेस तो आई है एंड वी शुड बी वेरी मच अवेयर अबाउट ऑल दीज कंडीशंस। सर, एक साइकियाट्रिस्ट हो या एक साइकोलॉजिस्ट हो, बेसिकली हम भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हम अपने कैबिन तक ही प्रोफेशनल रहते हैं और इसके बाद हमारी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है। तो बीइंग अ फादर, जो आप बाकी बच्चों में कुछ बहुत सारे डिसऑर्डर्स पॉप अप हुए आफ्टर कोविड, लाइक ऑटिज्म, बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज, ADHD, तो बीइंग अ फादर आपको कैसा लगता है? आप किसी दूसरे बच्चे को देख रहे हैं इस तरह के प्रॉब्लम में, तो आपको कैसा फियर होता है कि अपने बच्चों को लेकर के
ऐसा कुछ आपके साथ भी होता होगा? देखिए, ये एक थोड़ा सा वेग है क्वेश्चन, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कोई, जैसे मैंने कहा, कोई प्रॉब्लम है किसी को भी हो सकती है। एग्जैक्टली। तो अगर कोई बच्चा इससे सफ़र कर रहा है तो जो मेरा रिस्पॉन्स रहता है पेशेंट्स के टुवर्ड्स, वो ये रहता है कि मैं उसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मेरा पर्सनल है। जैसे कुछ नॉन प्रोफेशनल टाइप के भी जहाँ पे होती है मैनेजमेंट, वहाँ के जैसे परिचय आते हैं कुछ गाँव के, तो जिनका विश्वास होता है भूत प्रेत चढ़ गया, हाँ। तो आई डू नॉट मिसलीड देम। कुछ लोग हैं जो गांव के, जो नॉन, एक्चुअली दे आर नॉट डॉक्टर्स हु आर प्रैक्टिसिंग मेडिसिन इन सम और द अदर फॉर्म, वो लोग उनको ऐसा भ्रमित कर देते हैं कि वो लोग परेशान हो जाते हैं। और उनको क्या है कि देवी चढ़ गई हैं, हाँ। देवता चढ़ गए हैं, भूत पकड़ लिया है। Exactly. तो ये प्रॉब्लम जो आती है, इसको टैकल करने में दिक्कत होती है। व्हेन आई एक्सप्लेन कि नहीं ये हाइपर एक्टिविटी प्रॉब्लम, व्हेन आई एक्सप्लेन नहीं ये हाइपर एक्टिविटी प्रॉब्लम है और इसको आपको मेडिकली ट्रीट करना है, देन दे से नहीं अभी 3 महीना पहले तो ठीक था, अचानक से कैसे हो गया? देन दे गेट बैक टू मी कि कैसे हो गया। यानी दिस इज द प्रॉब्लम। किसी को हो सकता है, अब वो जेनेटिकली है कि हार्मोनली चेंज है कि स्ट्रेस की वजह से एक्सेसरबेट हुआ है। इट इज वेरी टफ टू आइडेंटिफाई इन 5 मिनट सेशन। देन कम्स योर रोल। व्हेन आई डाउट कि ऐसा है, तब मैं बोलता हूँ कि हाँ अब रुकिए, 1-2 बार मैं मेडिसिन से इसको थोड़ा सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा, जब वो मेरी बातों को प्रॉपर जवाब देगा या मेरी बातों को समझेगा, तब मैं उसकी डिटेल इवैल्यूएशन कराऊंगा। तो यहाँ पे हमको पेशेंट के साथ थोड़ा सा सिंपैथी, एम्पैथी, दोनों चीज का तालमेल मिलाते हुए करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे अब उसको चाहे फैक्ट कहिए चाहे ना कहिए, इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट, बहुत लंबा चलने वाला है। हमारे आपके कहने से कुछ नहीं कि मैं 6 महीने में ठीक कर दूंगा, साल भर में ठीक कर दूंगा, ये बोलना भी एक तरीके से गलत है। पेशेंट पूछते हैं सर कितना दिन दवाई चली, हम लोग का जवाब क्या होता है, पहले आराम मिलने दो, देखेंगे। एग्जैक्टली सर, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट बोला कि पेशेंट हमेशा पूछते हैं कितने दिन में ठीक हो जाएगा। तो टीबी की मेडिसिन नहीं है ना कि 6 मंथ या 9 मंथ का कोर्स चलाएंगे खत्म हो जाएगा, नहीं बोल सकते। तो ये आप मतलब बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कह सकते। मेंटल हेल्थ को रिकवर कर रहे हैं, वो कई बार बर्स्ट भी हो सकता है, कई बार रिड्यूस भी हो सकता है, तुरंत भी रिड्यूस हो सकता है, कभी आगे जाके कुछ लोगों को लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है मेडिसिन। तो चीजें हैं। अब जैसे मैंने बहुत सिंपल उदाहरण दिया, बीपी शुगर की दवा अप्रोक्सीमेटली 50% लोग जिंदगी भर खाते हैं। तो इसकी अगर खा रहे भी हैं, अगर इसकी खानी पड़ रही है तो क्या बुराई है? तो अगर आपके वेलबींग अच्छी है, आप वही चाहते हो, तो ठीक है। with the help of family, with the help of psychologist, with the help of your local family doctor, with the help of psychiatrist, counselor, friends, you can lead a very normal and very good life depending on how you take it. Exactly. अगर आप नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम होगी। सर पोस्ट कोविड मेरी लाइफ में जो एक बहुत बड़ा चेंज आया, मेरा मदरली इंस्टिंक्ट इतना ज्यादा राइज हो गया कि मैं किसी भी बच्चे को पब्लिक प्लेस पे भी मोबाइल देखते हुए, बट आई एम ऑटिज्म एक्सपर्ट, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यार वो क्यों देख रहा है, वो बीमार हो जाएगा, उसको ये प्रॉब्लम, आई डोंट नो ये मेरे साथ ऐसा क्यों है, लेकिन मुझे लगा ये भी मेरे साथ कोई बीमारी है। लेकिन मुझे लगता है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई पेरेंट्स जो है अपना हेडेक दूर करने के लिए बच्चों को हाथ में मोबाइल दे देते हैं, तो ये थोड़ा सा बहुत पेनफुल लगता है। और बीइंग जब मैं कैबिन के बाहर होती हूँ तो आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन, तो मुझे थोड़ा सा एक ह्यूमनली इंस्टिंक्ट है या मेरा मदरली इंस्टिंक्ट है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि क्या जरूरत है, आप क्यों नहीं बात कर रहे हो? Because you are facing such children day to day in day to day life, that is why you might be thinking more. But ऐसी कोई बात नहीं होती है, ये एक बहुत नॉर्मल पैटर्न बन गया है। देखिए मोबाइल आज के एरा का ऐसी चीज है that you cannot avoid। आज ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, हम लोग मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मोबाइल पे ही कर रहे हैं, हम लोग मोबाइल पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाउ कैन आई ब्लेम दिस थिंग? If I do it continuously and my work suffers, then I can blame or someone else can blame it. See, blaming का लेवल अलग अलग होता है, या किसी भी चीज का इम्पैक्ट कब खराब है, वो खराब तब है जब आपकी जो डेली लाइफ या डेली रूटीन है उसको उसको हैम्पर करे, तब आपके वो प्रॉब्लमेटिक सीन क्रिएट होते हैं। अगर आप, जैसे कि आप एडिक्शन का है, मोर देन 2 आवर्स एक जनरल क्राइटेरिया है मोर देन 2 आवर्स के लिए। जैसे कि एडिक्शन की बात करें तो अगर 2 घंटे से ज्यादा हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग स्क्रीन एडिक्शन या मोबाइल एडिक्शन का एक फॉर्म मानते हैं। तो जैसा आपने कहा बच्चों को आपने पार्क में देखा, तो ठीक है आपने देखा, बट वो कितनी देर से देख रहा है, क्या देख रहा है, वो आपको नहीं मालूम है। तो इट्स बेटर कि आप अवॉइड करें,
उसमें कुछ काम करना नहीं है। ये एक जनरल एडवाइस है, आप देख रही हैं और अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो ज्यादा देखता होगा, यू आर सिटिंग देयर और यू आर ऑब्जर्विंग देम फॉर क्वाइट सम टाइम से वो लगा हुआ है, देन एज अ गुड साइकोलॉजिस्ट या एज अ गुड ह्यूमन बीइंग आप उसकी मदर को एक जाके एडवाइस दे सकती हैं, बट माइंडेड फ्री एडवाइस इज नॉट गुड। Exactly. हाँ, उसमें आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है कि भाई मेरा बच्चा है तो आपसे क्या मतलब, मैं थोड़ी देर के लिए देती हूँ, मुझे मालूम है 2 घंटे के लिए देना हाँ, है। ये वाला तो आता है सर। इश्यूज आते हैं, जैसे कई बार होता है यहाँ मेरे चैम्बर बच्चे आते हैं चिप्स खाते हुए घुस गए, हाँ। तो मैं बोलता हूँ भाई चिप्स मत खिलाओ, तो वो उल्टा जा, आप अपने बच्चे को देते हैं कि नहीं? फायर होता है। आप अपने बच्चे को चिप्स खिलाते हैं? भाई हमने कहा कभी कभी खिला, बोला मेरा बच्चे कभी कभी, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि डोंट, एटलीस्ट चैम्बर में आ रहे हो तो तुम पेशेंट दिखाने आए हो, उस वक्त अवॉइड करो। नाउ एटिकेट्स इज सेकेंडरी, फर्स्ट नाउ कम्स कि अब मुझे उसको संभालना है क्योंकि वो मेरा आया पेशेंट दिखाने, एंड आई एम नॉट गोइंग टू फाइट और ब्लेम हिम। तो मैं उसको समझाता हूँ नहीं बेटा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ बच्चे पे हमारा फोकस पेशेंट पे होना है, बच्चा खाएगा करेगा तो तुम उसको देखोगे ध्यान दोगे, इसलिए या तो बच्चे को बाहर बैठाओ, देन कि हाँ ठीक है हम बाहर बैठा देते हैं। तो कभी कभी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अगर आपको मोबाइल के बारे में ऐसा लगता है तो आप मोबाइल अवेयरनेस पे भी एक टॉक जरूर रखिएगा। बिल्कुल, हम लोग इसको एक अलग इसके लिए बेनिफिशियल एक टॉक ही बना देते हैं। Right. और क्योंकि साइकियाट्री जो है ये मेंटल हेल्थ, अगर हम स्पेशली बात करें मेंटल हेल्थ को ही कवर करते हैं, तो ये एक बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत ब्रॉड है और इसमें बहुत सारे मतलब हम 0 to 80 प्लस 90 हम जो है पीडियाट्रिशियन एज से लेकर के जेरियाट्रिक एज तक लेकर के जाते हैं, तो देयर आर न्यूमरस ऑफ प्रॉब्लम्स की जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं और करेंगे आगे भी। तो दिस इज एपिसोड 1, ये हमारा सीजन 1 का एपिसोड 1 ही है अभी। और 2 क्वेश्चंस सर मैं चलते चलते मैं आपसे भी पूछूंगी जो कि बहुत अभी मतलब लाइटर वे में, कि सर यूथ जो है आज के डेट में बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ को लेके अवेयर तो है, बट मैंने क्या नोटिस किया कि वो कई बार जो है ना जो यूथ में सर वो जो कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं जी, तो ये बहुत ज्यादा गूगल चाचा के ऊपर अपना डिसऑर्डर का क्लिनिकल पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। पिक्चर ड्रॉ करना तो छोड़िए सर, उसके ऊपर से मेडिसिन भी प्रिस्क्रिप्शन वाला, आजकल चैट जीपीटी पे मेडिसिन भी आ जा रही है, तो वो दे स्टार्ट टेकिंग इट। एग्जैक्टली हाउ मच लेजिट इट इज, ये कितना लेजिट है, ये कितना सही है लेना, इसका जवाब आप खुद ही दे सकती हैं। देखिए ये एकदम वास्तविकता से देखा जाए तो इट इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। इसमें आप सेल्फ डायग्नोसिस करके आप अपने आप को जो आप मेडिसिन खा रहे हैं उससे आप आगे के लिए फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। फर्स्ट आप उसको रेजिस्टेंस बना रहे हैं बॉडी को, सेकेंडली आप उसके साइड इफेक्ट से खिलवाड़ कर रहे हैं, और दूसरा आपको ये भी नहीं पता है कि खा किस ले रहे हैं, खा किस ले रहे हैं। एग्जैक्टली आप सही खा रहे हैं कि गलत खा रहे हैं वो भी आपको नहीं मालूम। तो प्रॉब्लम क्या होनी है यहाँ पे कि जो अगर आप इंटरनेट से आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे फिर आपकी बात आ गई कोविड की। देखिए इंटरनेट लोगों को ज्यादा प्रिय कोविड के समय से हो गया। Exactly. सारे आपके जितने ओटीटी चैनल्स हैं, सारे आपके ऑनलाइन क्लासेस, सारे आपके ऑनलाइन मूवीज, ऑनलाइन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जितनी चीजें थी लोगों ने उसमें प्रोडक्टिविटी भी की, नेगेटिविटी भी की। तो आपकी सारी काम जो हुई, जो आपको, क्योंकि दैट वाज कंप्लीट फ्री 24 आवर्स एवरीवन वाज हैविंग, तो उसमें जो इंटरनेट का जो मिसयूज हुआ वो बहुत ज्यादा हुआ। बहुत ज्यादा कुछ लोगों ने तो यूज किया, वो एक सेपरेट टॉपिक है, हम लोग बात कर रहे हैं मिसयूज पे। तो उस पे जो लोगों ने मिसयूज किया, प्लस उस समय क्या था कि अरे सर्दी खांसी जुकाम बुखार है, क्रोसिन, कैल्पॉल, डोलो, इन तीनों में से कोई एक एजिथ्रोमाइसिन के साथ एक बी कॉम्प्लेक्स के साथ खा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सर वो तो एक मेडिकल इमरजेंसी को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर्स ने एक प्रिस्क्रिप्शन दे दिया था कि आप उसको मेंटेन घर में करो। मेंटेन करने के लिए आपको दौड़ना ना पड़े, भागना ना पड़े, बाहर में जाओ और सब कुछ रहे, बट दिस हैड अ वेरी बैड इम्पैक्ट। आपने दिया, फायदा हुआ, बट लोगों ने उसको बहुत मिसयूज किया। एजिथ्रोमाइसिन अब बहुत ज्यादा मिसयूज होने लगी थी, अभी फिर धीरे धीरे साल 2 साल से मैं देख रहा हूँ पर्चे कमाने ही, तो जितने भी गांव के पर्चे आते थे उसमें 80% में एजिथ्रोमाइसिन लिखा रहता था। उसकी डोजिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं, 500 बीडी, 500 टीडीएस, 500 ओडी, क्या डोज देनी है उसका कोई हिसाब नहीं। तो इस तरीके से बहुत मिसमैनेजमेंट, बहुत खराब चीजें हुई। बट हाँ, गूगल चाचा या गूगल अंकल या गूगल मौसी जो भी कहिए, दैट वाज अ वेरी डिफरेंट थिंग। रिलेशन गूगल से नहीं बनाना है। अगर आप उनसे क्वेश्चन करके कर रही हैं, एआई का जमाना है, इट इज गुड टू टेक हेल्प, मैं उसको मना नहीं करूंगा,
हेल्प लीजिए, बट प्रॉपर एक्सपर्टीज ओपिनियन लेना ना भूलें। एक आइडिया लगाइए, हाँ आई माइट हैव दिस प्रॉब्लम, सो आई शुड कंसल्ट दिस स्पेशलिटी, यहाँ तक। अदरवाइज, क्योंकि आजकल एआई में आ गया है, आप अपना एक्सरे अपलोड करिए तो उसकी फाइंडिंग बता देगा। तो मोर ऑफ सॉर्ट इज व्हाट इज हैपनिंग इज कि वो नॉर्मल उसमें फीड किया गया है, उसमें कुछ बीमारियां फीड की गई हैं, दैट इज व्हाट कंप्यूटर इज रिस्पॉन्डिंग। उसमें अगर आपका पर्टिकुलर केस डाला गया तो माइट बी इट विल मिस समथिंग, तो जो कि लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। तो इसलिए आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन लेनी जरूरत है। जैसे हम लोग कई बार कुछ नहीं आता, वी आर डॉक्टर्स नॉट गॉड्स, तो हम लोग को भी कई बार कुछ चीज़ें नहीं आती, व्हाट वी से टेक अ सेकंड ओपिनियन, गो टू हायर सेंटर। तो ये हम लोग को भी बोलना पड़ता है, इसमें शर्माना, इसमें झिझकना नहीं चाहिए। आप किसी के साथ लाइफ में खिलवाड़ ना करें, आप उसको ट्रीट करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आपके बस की बात नहीं है, या आपसे नहीं हो रहा, या वो आपकी नहीं मान रहा, चाहे आप उनकी नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसको आप उस पॉइंट पे समझा के रेफर कर दीजिए। सर की बात, जो सर ने एक बात बोली, मैं थोड़ा इसको और ओपन कर रही हूँ। सर ने अभी बोला कि जब हमें भी, क्योंकि हम भी इंसान हैं और हमने भी पढ़ाई की है, हो सकता है कि हम कुछ चीजें मिस कर रहे हो या भूल रहे हो, या हमसे थोड़ी सी फाइंडिंग गलत हो रही हो, या हम नहीं वहां तक पहुंच रहे हैं। तो सर ने बोला हम टेक अ सेकंड ओपिनियन। सेकंड ओपिनियन गूगल पे नहीं है, ऑनलाइन नहीं है। सेकंड ओपिनियन या तो आप इनसे सिमिलर डिग्री के जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, हायर एक्सपीरियंस डॉक्टर्स, उनके पास भेजा जाता है, या बहुत ज्यादा हायर डिग्री या हायर अप्रोचेबल डॉक्टर या हॉस्पिटल के यहाँ आपको रेफर किया जाता है कि उनके पास ज्यादा एक्सपर्टीज है, ज्यादा बड़ी टीम है, और वो ज्यादा अच्छे से उन्होंने वर्क किया है, और इस सिमिलर केस के रिगार्डिंग उनके पास बहुत सारे केसेस उन्होंने देखे हैं। तो इस केस का ज्यादा एक्सपीरियंस, क्योंकि मेडिकल फील्ड बहुत छोटी फील्ड नहीं, क्योंकि सर ने बताया कि सर ने मेडिसिन में भी किया है, साइकेट्री में भी किया है। तो एक एक मेडिसिन, एक एक ड्रग का बहुत सारे डिसऑर्डर के ऊपर या बहुत सारे डिजीज के ऊपर इस्तेमाल होता है, जो कि एक्सपर्टीज सर ने या सर जैसे किसी एक्सपर्ट ने ही ली हुई है। तो ये पूरी समझ और इसकी जो समझदारी इनके पास है, ना कि मेरे पास है। एक साइकोलॉजिस्ट कभी भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है। कई बार कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब आप ही नहीं लिख दें। मैं कैसे लिख सकती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट MBBS डॉक्टर, neither आई एम हैविंग एनी MD और डिग्री फॉर एनी साइकेट्री कोर्स। तो आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, मैंने मास्टर्स किया है अपने क्लिनिकल साइकोलॉजी में, मैंने ग्रेजुएशन किया है इन बैचलर ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी, देन मास्टर्स किया है। तो मुझे मेडिसिन लिखने का राइट नहीं है, या कोई भी साइकोलॉजिस्ट जो लिख रहा है तो वो एथिकली राइट नहीं है। आई कैन ओनली, मैं आपका सिर्फ असेसमेंट कर सकती हूँ, मैं डायग्नोसिस दे सकती हूँ, आपको सजेशन दे सकती हूँ, पर जहां भी रोल मेडिसिन का है, आपको साइकेट्री हेल्प की जरूरत पड़ती ही है। और कई बार कुछ ऐसे केसेस आते हैं जो बहुत सीरियस इलनेस के होते हैं, तो कम से कम 3 से 6 महीना मेडिसिन चलाने के बाद ही वो इस स्टेज पर वो पर्सन पहुंचता है जहां पे काउंसलिंग का रोल आता है। राइट सर? दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं, हाँ, यही चीज तो मैंने भी आप कही। साइकेट्री में आपका स्किज़ोफ्रेनिया हो, क्रॉनिक आपका एंजाइटी हो, सिवियर डिप्रेशन हो, तो ऐसे केसेस में काउंसलिंग फर्स्ट स्टेप में नहीं होती है। हम बस केस रीडिंग ले सकते हैं, इसके अलावा हम आपको हेल्प नहीं कर सकते हैं। एक टॉपिक है सर, चलते चलते हम उसको भी, मैं चाह रही हूँ कि इसी टॉक में कन्वर्ट बताइए, हम लोग बताइए। डिस्कस कर लें, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत बड़ा टॉक नहीं करना चाहती बोलिए, हूँ। बोलिए। सर अभी ना सुसाइडल रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है? तो जो हम लोगों ने अपनी स्टडी की, इंटर्नशिप में जो हमने किया, सुसाइडल केस आपको बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ये एक साइकेट्री इमरजेंसी केस है। आप उसको अप्रोच करने की जगह अगर एक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करेंगे तो इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो आपके उस इम्पल्स को कट डाउन कर देगा, और आपको फ्यूचर में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा जो आपकी लाइफ में दिखना आपको बंद हो गया है। और आप इस नेगेटिविटी की तरफ बहुत स्ट्रांगली मूव ऑन कर रहे हैं, और इस ग्राफ को बढ़ाना नहीं है, घटाना है। तो प्लीज कॉन्टैक्ट सर। सर का क्लिनिक है छात्र संघ चौराहे पे, SP ब्रेन सेंटर, और विजय चौक के पास सावित्री हॉस्पिटल के लेन में सर, 200 मीटर आगे, सावित्री हॉस्पिटल से 200 मीटर आगे सर का ये SP ब्रेन सेंटर है। और एपिसोड 1 बहुत इंटरेस्टिंग अच्छा रहा, और हम लोग और भी एपिसोड्स करेंगे सर के साथ, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है हमारे लिए, या सर से क्वेश्चन है, आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिए, और हम लोग उसके ऊपर भी अलग सेशंस करेंगे, आंसर हम लोग करेंगे और उसका। हमारे पास वैसे क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं जिसको एक मिनी पॉडकास्ट के अंदर कवर करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।